बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का भी सब ठीक ठाक है। कल हम लोग जो बात कर रहे थे वो आपके साथ हमने बात की थी सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके अंदर हम लाइट को एज अ सोर्स यूज कर रहे होते हैं, तो हम उसके अंदर कैसी कैसी चीज़ों को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर हम कहाँ पर अपने स्पेसिमेन को रखते हैं, कहाँ पे आई पीस होता है, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। और कल हम लोगों ने ये भी डिस्कशन की कि जब सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें क्या क्या नज़र आ रहा होता है। आज हम एडवांस माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम इस माइक्रोस्कोपी को जैसे जैसे एडवांस होती चली गई वैसे वैसे हम लोग सेल के अंदर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू हो गए कि सेल में और भी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इस एडवांस माइक्रोस्कोपी की बुनियाद कैसे पड़ी, अभी जरा पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। आप लोग अगर हम ये सोचें कि हम जो इमेज बनाते हैं, चाहे ये इमेज हमारी आंख में बन रहा हो या चाहे इमेज किसी ना किसी गैजेट के ऊपर बन रहा हो, इमेज कैसे बनता है आप लोग इमेज को बनाने के लिए जरूरी ये होता है कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वेव ऑफ लाइट या एनर्जी की एक वेव इसके साथ जाकर टकराए। जब ये इसके साथ टकरा कर वापस आती है तो किसी ना किसी ऐसी चीज के ऊपर ये डिटेक्ट हो सकती है जो कि सेंसिटिव है इस लाइट के लिए। मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो वेवलेंथ थी ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ थी, विजिबल लाइट जिसको कि हम अपने आसपास देख सकते हैं। और फर्ज कर लीजिए कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बना के दिखाई कि ये डिटेक्टर है, इस जो लाइट की जो वेव वापस आ रही है उनको, ये आपका डिटेक्टर आपकी आंख का, आपकी आई का रेटिना है। आपको याद है ना, ओ लेवल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेटिना के अंदर एक स्पेशलाइज्ड किस्म के फोटो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, राइट। अब जैसे जैसे ऑफ लाइट टक्कर वापस इस आपकी रेटिना पे जाएंगी वो इस चीज का एक इमेज आपकी आंख के अंदर होगा, राइट। सो इमेज तब होता है और इसका मतलब ये हुआ इमेज बनाने के लिए इस वेव की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब मुझे ये आपको ये भी पता होगा कि ये जो हमारे पास वेव्स होती हैं ये किस फॉर्म में मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट वेव की बात कर रहे हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेव लेंथ क्या होती है, राइट। आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट्स या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स ये क्या होती है, इसकी वेवलेंथ। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हमारी वेवलेंथ से ही छोटा हो। आपने देखा कि अभी ये जो वेव थी इसका ये वाला साइज था और ये ऑब्जेक्ट से टकरा टकरा के वापस आ रही, लेकिन अगर इसके मुकाबले में मैं आगे ऑब्जेक्ट की सिर्फ इतनी सी बना दूं तो क्या ये चांस है कि ये वेव इसके साथ टकराएगी? बताइए। ज्यादा चांस तो यही है ना कि ये इससे टकराएगी नहीं और इसको बाईपास करके आगे पीछे गुजर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस चीज को विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, आप जो वेव एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डालने के लिए, उसका साइज उस वेव से बड़ा होना चाहिए। हमारे पास यही लिमिटेशन है लाइट माइक्रोस्कोपी की। यानी अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की तो उसकी जो वेव्स ऑफ लाइट हैं जो कि हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम की फॉर्म में होती हैं, यही उसकी लिमिटेशन बन जाती है। नोट कीजिए, ये मैं आपके सामने एक इमेज रख रहा हूं, इसमें वो आपको बता रहा है कि 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जो आपके पास एरिया बन रहा है, एरिया वो है जो कि विजिबल लाइट से लेके 700 नैनोमीटर।
आप देखिए कि ये रेड है, इस रेड से अगर हम आगे चले जाएं इंफ्रारेड शुरू हो जाए, और ये वॉयलेट है, अगर इस वॉयलेट से हम चलाएं यानी कम वेवलेंथ के ऊपर चले जाएं तो अल्ट्रा वॉयलेट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर ये यूवी आ गया। जी, तो आप देखिए कि वॉयलेट से नीचे क्या चीज मौजूद है, अल्ट्रावायलेट मौजूद है, यहाँ पर आती हुई, और इसके आगे मौजूद मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस लाइट को अपने आसपास देख सकते हैं, ये लाइट सिर्फ और सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हम इससे छोटी वेवलेंथ की चीजों को देख नहीं सकते, और इससे बड़ी वेवलेंथ की चीजों को भी देख नहीं सकते। आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि आप लोगों के घर पे जो टीवी का या एलसीडी का रिमोट कंट्रोल होता है उसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ होता है? कभी आपने देखा कि अगर आप बटन दबा के देखें उस बल्ब में कोई लाइट नहीं जलती, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल फोन के कैमरा में से देखें तो आपको उस बल्ब लगी। कभी आपने तजुर्बा नहीं किया? आज जाके करके देखिएगा, एलसीडी के किसी भी चीज के रिमोट जिसके आगे इंफ्रारेड बल्ब लगा हुआ होता है, आप उस पर कोई भी बटन प्रेस कीजिएगा, वो आपको उस बल्ब में कोई लाइट नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरा में से देखेंगे तो आपको उसमें लाइट जलती हुई नजर आएगी, राइट? तो एक्चुअली उसके अंदर से इंफ्रारेड निकल रही होती है, कैमरा सेंसिटिव होता है, उसको सेंस कर लेता है, और हम लोग उसको सेंस नहीं करते। इंफ्रारेड, आप लोगों ने नाइट विजन कैमरास के बारे में सुना होगा। तो नाइट विजन कैमरा आपको ग्रीन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन इमेजेस दिखा रहा होता है, राइट? उस पर क्या होता है, आपके जो ऐनक होती है उसके ऊपर, जो आपने गॉगल्स लगा होते हैं उसके ऊपर एक ऐसा सोर्स लगा हुआ होता है जो एक खास रेंज तक इंफ्रारेड रेडिएशंस फेंक रहा होता है, और उसके अंदर ये एक ऐसा सोर्स लगा हुआ होता है, डिटेक्टर लगा होता है, जो उनके टकरा के वापस आने की इमेज बना रहा है। और आपको जो आपके गॉगल्स हैं उसके अंदर एक स्क्रीन लगी हुई है, और स्क्रीन की फॉर्म में दिखा रहा है आमतौर पर सोल्जर्स कॉम्बैट। हम नहीं देख सकते, लेकिन वो वहाँ पर हमारे लिए, उसके लिए इमेज जो है वो हमारे लिए बना है। सो ये जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारी जो विजिबल लाइट है उसकी लिमिटेशन है कि हमें 400 नैनोमीटर से कम और 700 नैनोमीटर से बड़ी चीज दिखा नहीं सकती। ये देखिए, फर्ज कीजिए हमारे पास ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका साइज है 1000 नैनोमीटर, और जो हमारे पास लाइट की मिनिमम वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर। तो नोट कीजिए कि 400 की वेव जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया 1000 का है, उसके साथ टकरा भी रही है और ये वेव्स वापस भी जा रही होंगी। मगर यहाँ नीचे नोट कीजिए, इन्होंने 25 नैनोमीटर के राइबोसोम्स बनाए। कहाँ 25 नैनोमीटर और कहाँ 400 नैनोमीटर। और आप नोट कीजिए, जो मैं ऊपर आपको बना के दिखा रहा था, ये वेव्स बहुत कम चांस है, सिर्फ एक वेव तो टकरा के वापस आके इमेज नहीं बना देगी। इसका इमेज बनाने के लिए आपको चाहिए ढेर सारी और वापस, अब ढेर सारी वेव्स बनाने की प्रोबेबिलिटी इतने छोटे स्ट्रक्चर के साथ बहुत कम, लिहाजा ये इसकी नहीं बना सकता। सेकंड बात पता चला कि ये लेंस सिमुलेशन हमारी इमेज प्रोसेसिंग की बहुत बड़ी गेट है। यहाँ साइंस ने सोचा कि ना हम इस लाइन को ऑर्डर टोस्टर में एकदम सीधा एड्रेस बना दें। तो उन्होंने कहा कि हम तुम यहाँ पर इस बात पे जाने से पहले कि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप क्या होती है, उससे पहले इसका रेजोल्यूशन क्या है, मैग्निफिकेशन, नंबर ऑफ टाइम्स डेटा एंड इमेज इज द एक्चुअल प्रोडक्ट। आपके पास एक चीज है, उसका अपना कोई भी साइज है, आप उसको मैग्नीफाई करते हैं, वो अपने साइज से कितनी टाइम्स बड़ी हो के आपको नजर आती है। नोट करते जाइए, ऑनलाइन क्लास में भी देख रहे हैं, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ नोट करते चले जाइए, ये आपके पर्सनलाइज्ड नोट्स होंगे। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता दिया कि इमेज साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल इज एक्चुअली मैग्नीफाइड। अगर आपके पास ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, अगर आपके पास इसका साइज है 100 यूनिट्स, ये मैं 500 यूनिट्स का है, राइट? तो ये 5 टाइम्स मैग्नीफाई हुआ है, ऐसे ही मैग्नीफाई हुआ। अब रेजोल्यूशन क्या? रेजोल्यूशन होती है, आप लोग DSLR से तस्वीरें खींचते होंगे या आईफोन प्रो मैक्स से तस्वीरें खींचते होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सस्ता Huawei एंड एन आईफोन प्रो मैक्स? उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वीडियो रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन
उसकी जब हम बात करें तो आपके ज़हन में एक चीज़ आनी चाहिए और वो होनी डिटेल एंड लाइट। आप में से कोई फोटोग्राफी करता है? नहीं करता। डिटेल और क्लैरिटी, फोटोग्राफी के अंदर डिटेल और क्लैरिटी की बहुत बड़ी वैल्यू है। एक ऐसी तस्वीर है कि जिसको कि जब आप जूम करना शुरू करते हैं तो पिक्सेल्स फटना शुरू हो जाते हैं, राइट? उसकी क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है। यू कंसिडर इट अ पुअर पिक्चर। और एक ऐसी तस्वीर होती है जब आप उसको जूम करते चले जाएं उसकी क्लैरिटी में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, अप टू एन एक्सटेंट आप उसको एक अच्छी पिक्चर कंसिडर करते हैं। ऐसे ही है। तो रेजोल्यूशन इज़ एक्चुअली डिटेल एंड क्लैरिटी ऑफ द इमेज जो कि आप देख रहे हैं। और ये होती क्या है? इट इज़ एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लोज टुगेदर। देखो, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर यूं दो स्पॉट्स लगा दूं, अभी तो मैंने आपके सामने लगाए हैं और आपको पता है कि मैंने दो स्पॉट्स लगाए हैं, लेकिन अगर एक बंदा बाहर से इस क्लास के बाहर खड़ा हो तो उसे वहीं पे खड़े खड़े ट्यूशन के तो वो जितना दूर होगा और वो जितना पास रहेगा तो दिस इज रेजोल्यूशन। किसी भी इमेज जितना भी, अब अगर मैं इसको यूं कर दूं तो दूर खड़े बंदे के लिए भी डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको जूम इन कर दिया। इसकी रेजोल्यूशन हाई है और ये दो पॉइंट्स को आपको अलग करके दिखा रहा है, नजर आ रहे हैं आपको दो पॉइंट्स अलग। तो रेजोल्यूशन यही होती है कि आप पास बनने वाला इमेज रिगार्डलेस कि वो कितना मैग्नीफाई हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कितना मैग्नीफाई हुआ है, उसके अंदर क्लैरिटी कितनी ज्यादा। अब क्लैरिटी का आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि ये क्लैरिटी कैसे डेवलप हो जाती है। एक तरफ एक सिचुएशन ये है कि हमारे पास लेस नंबर ऑफ वेव्स किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकरा कर जा रही हैं। फॉर एग्जांपल यही हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक ऑप्शन ये है कि लेस नंबर ऑफ वेव्स टकरा रही हैं। ये टकराई वापस जा रही है, ये टकरा रही है वापस जा रही है, इमेज तो बनेगा। और दूसरी ऑप्शन ये है कि ढेर नंबर ऑफ वेव्स इसके साथ टकरा रही हैं, बेशक उनकी वेवलेंथ कम है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कंपैरिजन करवाता हूँ। ये आइए वापस जा रही है, ये आइए वापस जा रही है, ये आइए वापस जा रही है। मैं वापस जाने वाली वेव्स नहीं बना रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो पर्पल वाली जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस ग्रीन जिसकी वेवलेंथ कम है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन कौन सी वेव कैरी करके वापस नहीं तो ढेर सारी वेव्स टकरा रही है वापस जा रही है, टकरा रही है वापस जा रही है, तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो यही कैरी करेंगी। इसलिए अगर आप अपनी वेवलेंथ को छोटा कर दें, अगर आप अपनी वेवलेंथ को छोटा कर दें तो ज़्यादा डिटेल कन्वे होना शुरू हो जाती है। इसीलिए शॉर्टर वेवलेंथ हाई रेजोल्यूशन कन्वे। बात समझ आई बात की? तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एडवांटेज क्या है। हम यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टर wavelength carry more data। तो हमें रीजन समझ में आ गया कि ज्यादा डिटेल कैसे आ जाती है। आगे चलते हैं, बताता हूँ। अब यहाँ पर बताते हैं कि मैग्निफिकेशन है क्या। इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल सच एज अ टेलीस्कोप और अ माइक्रोस्कोप टू मेक एन ऑब्जेक्ट बिगर।
मैग्निफिकेशन क्या कर रही है, साइज को इंक्रीज कर रही है, while resolution is ability to produce images which are clearer, finer and sharper. क्लियर इमेज बनाए, फाइन इमेज बनाए और शार्प इमेज बनाए, ये उसकी एबिलिटी है कि वो। तो जब आप कोई सीरियस किस्म की स्टडीज कर रहे हैं, जब आपके डेली के इतने ज़्यादा काम है, डेली कितनी ज़्यादा आपने इमेजेस को देखना है और उसके बाद उसका एनालिसिस करना है, तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन वाले इमेजेस नज़र आएँ, बजाय इसके कि लो रेजोल्यूशन के इमेजेस नज़र आएँ जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन हिंडर होना शुरू हो जाए और आपके कंक्लूजन जो है वो डूबियस हो जाए। ये आपने देखा, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। इस पे 2-3 नंबर का क्वेश्चन भी आता होता है, वो हमें पूछता है कि रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन का डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया कि मैग्निफिकेशन इज हाउ मेनी टाइम्स एक इमेज बड़ा हो जाए और रेजोल्यूशन कितना क्लियर है, कितना फाइन है, कितना शार्प। वही डिफरेंस है जो आईफोन वाले कैमरा से है और सस्ते वाले फोन के कैमरा से है जो इमेज बन रहा है, या DSLR से जो इमेज बन रहा है। अब यहाँ पर ये जो मैं आपके सामने 2 स्लाइड्स रखने लगा हूँ, ये कंपैरिजन है लाइट माइक्रोस्कोप का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। लाइट माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम रेजोल्यूशन 200 नैनोमीटर है या 0.2 माइक्रोमीटर है। मैं भी आपको ये कन्वर्जन्स दिखाता हूँ। आपके ज़हन में शायद ये सवाल पैदा हो कि हमने तो विजिबल लाइट की जो मिनिमम वेवलेंथ देखी थी वो 400 नैनोमीटर थी, और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो 100 नैनोमीटर यानी 200 नैनोमीटर की चीज़ को भी ये देख सकती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमेशा जो भी वेव हम यूज़ कर रहे हैं, रेजोल्यूशन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। इसके ऊपर वो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेगा कि भाई जो आप वेवलेंथ यूज कर रहे हैं आप कितनी रेजोल्यूशन तक जा सकते हैं। तो रेजोल्यूशन ये हमेशा हाफ होती है वेवलेंथ से। जो वेवलेंथ आप यूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी है कि वो अपने से आधे साइज के ऑब्जेक्ट को भी रिजॉल्व कर सकती है। आई होप कि आपको ये रिजॉल्व करने का वर्ड भी थोड़ा बेटर समझ में आ रहा हो। अब ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया, मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट का साइज है इतना और वेव का साइज है इतना। देयर इज अ चांस कि ये वेव, यानी 50% चांस ये है कि ये वेव इसके साथ टकरा जाएगी। एक और वेव आ रही है, ये टकराई, एक और वेव आ रही है, ये टकराई, एक और वेव आ रही है, यहाँ टकरा रही, एक और वेव आ रही है, यहाँ टकरा रही। आधी वेवलेंथ, आधे साइज ऑफ वेवलेंथ तक देयर इज अ ब्राइट चांस कि कोई चीज़ इसके साथ टकरा जाएगी और वो वापस आके इमेज बनाएगी। इमेज कैसा बनेगा? ब्लर बनता है, लो रेजोल्यूशन बनता है। यहाँ पर हमारा ये मसला नहीं है, ये मुद्दा नहीं। इमेज बनेगा तो सही। तो उसने कहा कि अगर हम तो जिन कंटेंट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 25 नैनोमीटर का माइटोकॉन्ड्रिया है और ये वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की, फिर तो इमेज बनने का क्वेश्चन ही नहीं है, इमेज बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर वेवलेंथ से आधे साइज की ऑब्जेक्ट उसके सामने होगी तो इमेज बनेगा जरूर। जो मैंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के बताई कि रेजोल्यूशन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द वेवलेंथ। To calculate the magnification of light microscope, we need to multiply the magnification of eyepiece and objective। ये मेरे कल वाला पॉइंट है, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो लेंस लगा हुआ है वो 5x का है और आई पीस के ऊपर, सॉरी ऊपर वाला आई पीस, नीचे वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, और नीचे वाला लेंस है वो 10x का है, तो मैंने कल आपको क्या इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इन दोनों की जो पावर है वो क्या होगी, ऐड होगी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये पॉइंट वो यहाँ पे बताता है कि इस तरह से आप मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। वो कहता है कि जैसे जैसे मैग्नीफिकेशन इंक्रीज होती है रेजोल्यूशन डिक्रीज होती चली जाती है। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट। जैसे जैसे
आप इसकी मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज करेंगे, इसकी रेजोल्यूशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन आपको पता ही है जी, रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। हाँ जी, माइक्रोस्कोप की तो कैपेसिटी है ना, मिनिमम कैपेसिटी हमने बता दी, उसकी मिनिमम कैपेसिटी है 200 नैनोमीटर। दिस इज द कैपेसिटी थ्रेशोल्ड ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब हम इमेज की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इतनी लंबी बात इसी पॉइंट को साबित करनी, और हमने कहा कि वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट रिस्ट्रिक्ट्स द रेजोल्यूशन, ये इसकी रेजोल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करती है। ये वो 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बेस करते हुए क्वेश्चन ही वो आपको पूछेगा एमसीक्यूज में भी और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में भी, व्हेन ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप। मगर लाइट माइक्रोस्कोप के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसका एक एडवांटेज बड़ा अच्छा वो ये है कि आप जो आपके पास जो भी स्पेसिमेन है आप उसको रियल टाइम में विजुअलाइज कर सकते हैं। नंबर 1, आप रियल टाइम में अपने स्पेसिमेन को वॉच कर सकते हैं। रियल टाइम का मतलब क्या है, अगर आपका स्पेसिमेन मोटाइल है, मोटाइल का मतलब समझते हैं क्या होता है, मूव करने वाला हो, तो आप उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है स्पर्म काउंट। मेल इनफर्टिलिटी अगर आ रही है, ठीक है, तो फीमेल्स के भी बहुत सारे इनफर्टाइल कपल है, फीमेल्स के भी टेस्ट करते हैं कि oogenesis हो रही है, एग बन रहा है कि नहीं बन रहा, हार्मोनल साइकिल कैसा चल रहा है। और मेल का एक ही टेस्ट होता है कि उसके स्पर्म काउंट सही है कि नहीं, तो उसके अंदर स्पर्म तो मोटाइल है, मूविंग है, तो आप लाइव स्पेसिमेन के अंदर ही हीमोसाइटोमीटर रख आप स्पर्म्स को काउंट करना शुरू कर दें। या अगर आप किसी फ्रेश वाटर रिजर्वायर पे जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो आप रियल टाइम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। नंबर 2, इसका एडवांटेज ये है, अच्छा जो इसके एडवांटेजेस होंगे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिसएडवांटेज बन जाएंगे ऑटोमेटिक। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को या सैंपल्स को उनके रियल कलर में वॉच कर सकते हैं। जो उनका ओरिजिनल कलर नेचर में आप वही देख लेंगे। डिपेंड करता है कि आप सोर्स ऑफ लाइट न्यूट्रल यूज करें। नीचे अगर आप किसी क्रोमेटिक लाइट यूज कर लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर लेंगे, हरी लाइट, ग्रीन लाइट, वो फिर वो बायस हो जाएगा, राइट। अगर आप न्यूट्रल लाइट यूज करें तो आप उनके ओरिजिनल कलर्स को देख सकते हैं। नंबर 3, आपका जो सैंपल है वो रीयूजेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म के बैक्टीरियल स्ट्रेन को वॉच कर रहे हैं, आप वहाँ से उसको उठा के दोबारा अपने रियल टाइम फर्मेंटर में डाल दें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करें, आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वो डेड नहीं होता, ड्राई नहीं होता आपका। तो ये 2-3 इसके एडवांटेज हैं। तीसरे नंबर पर ये इसका, चौथे नंबर पर इसका ये एडवांटेज है, ये बहुत ही चीप है, ठीक है, पोर्टेबल है। उठाई माइक्रोस्कोप जहाँ मर्जी उठा के रखें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस कमरे से बड़ी जगह पे इंस्टॉल होती है, एक ही मिनट में इंस्टॉल होती है, एक्सटेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन आती है उसको इंस्टॉल करते। अभी मैं आपको मैग्नीफिकेशन पे नहीं लेके जाऊंगा, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर लेके जाऊंगा और ये उसकी वर्किंग बताऊंगा कैसे होती है और उसकी लिमिटेशंस बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये ग्रेटिट्यूड की जो मेजरमेंट्स हैं उसका जिक्र करेंगे। So now let's talk about an electron microscope. अब यहाँ you need to memorize these things for a good comparison. आपको कंपैरिजन करने के लिए भी आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन क्या है और लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन क्या है। लाइट माइक्रोस्कोप की क्या मैंने बताई, 200 नैनोमीटर, 3 to 20 नैनोमीटर। और इसका मतलब ये है, ये बहुत ही छोटी चीजों को रिजॉल्व करके हमारे सामने। तो इसके जो 2 बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं वो क्या है। नंबर 1, एक तो बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ है, ये पॉइंट्स नोट करना। पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप कि 3 से 20 नैनोमीटर की इसकी रेजोल्यूशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से
आप बहुत छोटे इमेजेस को देख सकते हैं। और being negatively charged, they can be focused using electromagnets. इलेक्ट्रॉन्स को क्यों यूज किया, कोई और रेडिएशंस को क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे बेटे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो ऐसे पॉजिटिव चार्ज वाले ऐसे मैग्नेट्स को यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बीम फॉर्मूले, इलेक्ट्रॉन्स तो बिखर जाए अदरवाइज, तो इलेक्ट्रॉन की एक बीम बना लेते हैं और उस बीम को बम्बार्ड करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। विजुअलाइज, वो कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ 0.5 नैनोमीटर कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड। इसकी रेजोल्यूशन हम 0.5 नैनोमीटर तक लेके जा सकते हैं। हमारे पास कितनी एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स भी हैं जो कि 400 टाइम्स बेटर है देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने यहाँ लिखा ना 400 टाइम्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इफ we have a light microscope whose resolution is 200 nanometer and we have a electron microscope जिसकी 0.5 है, तो how many times उनका डिफरेंस आ रहा है? तो वो आपको स्टेटमेंट हल्की फुल्की चेंज करके भी दे सकता है, आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा कि हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि वो 400 टाइम्स बेटर है लाइट माइक्रोस्कोप से। अब मैं आपको डायरेक्टली इसकी माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, ये हमने एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखी है। स्कैनिंग और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता कि स्कैनिंग और ट्रांसमिशन डिफरेंट हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन मौजूद है, राइट, और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एनोड्स हैं। ये एनोड्स क्यों हैं? ये उसको डायरेक्शन देने के लिए मौजूद है कि वो जो इलेक्ट्रॉन गन से निकल रहे हैं वो साथ ही साथ एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाए। अलाइनमेंट कॉइल्स हैं जो उसको अलाइन करते हैं, और ये कंडेंसर लेंसेज भी इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको कंडेंस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इधर देखिए, स्टेज कंट्रोल के नीचे स्पेसिमेन एक्सचेंज रॉड मौजूद है, जहाँ पर आप स्पेसिमेन यहाँ से इंजेक्ट करते हैं। इस जगह पर आप स्पेसिमेन को होल्ड करते हैं, और यहाँ पर नीचे आपके पास वैक्यूम मैनिफोल्ड के पास एक स्क्रीन होती है जहाँ के ऊपर आपका इमेज जो है वो फॉर्मुलेट हो रहा है। इसके ऊपर भी ये हमने आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं, इसकी भी डिटेल के ऊपर क्वेश्चन नहीं, वो आपसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिटेल नहीं पूछेगा। एक एनोड होता है या कैथोड होता है या इलेक्ट्रॉन गन है या कंडेंसर लेंसेज हैं, वो क्या क्या आपको। अब यहाँ पर आप नोट कीजिए कि ऊपर उसने कहा वैक्यूम मैनिफोल्ड, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें वैक्यूम बना के रखना पड़ता है। क्यों वैक्यूम बनाना पड़ता है? अगर वैक्यूम नहीं होगा, हमारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एयर में मौजूद चीज़ों के साथ टकराएंगे और कंडेंस नहीं होंगे खास में। बात समझ रहे? वैक्यूम होगा तो वाटर वेपर्स बनेंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे तो उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स टकरा कर शार्प इमेजेस नहीं बना सकेंगे। अब चूंकि हमने कहा कि यहाँ पर वैक्यूम होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चूंकि अगर आमतौर पे हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम जो भी स्पेसिमेंस यूज़ करेंगे वो लिविंग ही होंगे ना, और आपको पता है कि लिविंग स्पेसिमेंस के अंदर तो हर एक चीज़ के अंदर वाटर होता है। इससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सब्जेक्ट करने से पहले आपको अपने हर स्पेसिमेन को कंप्लीटली ड्राई करना पड़ता है। कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए आपका स्पेसिमेन। कंप्लीट ड्राईनेस का मतलब है कि वो जिंदा तो रहेगा ही नहीं। अगर आप किसी भी चीज़ में से पानी को 100% एब्सेंट कर दें तो वो चीज़ मर गई। दूसरी चीज़, बहुत ही थिन, एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस होने चाहिए। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे इतनी कोई मोटी चीज़ भी रख देंगे तो उसके अंदर से भी गुजर जाएगी, नहीं। जो चीज़ आप वहाँ पे रख रहे हैं उसके थिन स्लाइसेस होने चाहिए। और ये जो इसकी स्लाइसिंग है, ये भी एक टेक्निक है, एक स्किल है, ये करियर है।
जो लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑपरेटर्स बनते हैं वो करियर है। ये ऐसे नहीं होता कि आप कहीं यार मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करनी है, वो कहे ये पढ़िए कर लो, नहीं। आप अपना सैंपल जमा करा के आते हैं, उसके फॉर्म फिल करते हैं, उनके एक्सपर्ट्स उस चीज़ का इमेज निकाल के आपको पोस्ट कर देते हैं, ये रही ये आपकी चीज़ है, राइट। अगर इसकी किसकी, ये देखिए ये एक मॉस्किटो है, आपने ज़िंदगी में क्लियर नजर आया। तो ये इसकी एक्चुअली इस इमेज की रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज आपको हमेशा ब्लैक एंड वाइट नजर आएगा। आप उसकी फॉल्स कलर फोटोग्राफी करते हैं, फॉल्स कलर इमेजिंग करते हैं, अपनी मर्जी से कंप्यूटर के जरिए अपनी मर्जी के कलर्स डालते हैं ताकि चीज़ें डिफरेंशिएट होकर आपको क्लियरली नजर आना शुरू हो, राइट। तो ये हम देखते हैं। नंबर लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन है कि स्पेसिमेन और स्क्रीन वैक्यूम में होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे एयर के साथ, ये जो मैंने भी पॉइंट बताई है वही। अगली बात ये कि कम्प्लीटली ड्राई, क्योंकि पानी तो वैक्यूम में बॉयल हो जाता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और हम सिर्फ डेड मटेरियल्स को देख सकते हैं, लिविंग मटेरियल को देख नहीं सकते, और देखने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा थिन स्लाइसेस बनाने पड़ेंगे। तो उसमें भी ये भी बहुत लेबोरियस और एक्सपेंसिव और लेबर इंटेंसिव किस्म का काम है। So these are the differences of electron and light microscope, जो कि आपको याद रखना है। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम लोग, नहीं अभी हमारे पास टाइम है, we have time। मुझे बताइए आपने O levels के अंदर ATP के अंदर एक चीज़ की होगी जिसमें आपने मैग्निफिकेशन फाइंड आउट की हो। डू यू रिमेम्बर वो आपने कैसे की थी? हम इसको ज़रा एक मरतबा रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कॉपी में बना हुआ इमेज आता है और ये पॉलन ग्रेन की तस्वीर बनी हुई है, ठीक है जी। और यहाँ पर वो पॉलन ग्रेन की तस्वीर के साथ लिख देता है into 2000। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके पास आपको फिगर नज़र आ रहा है या आपको इमेज नज़र आ रहा है, इट इज़ मैग्नीफाइड 2000 टाइम्स, राइट। अब आप क्या करते हैं, आप ये देखने के लिए कि इसका एक्चुअल साइज क्या है, आपके पास ये जो इमेज बना हुआ है, इस किससे डिवाइड करेंगे? मैग्निफिकेशन से। किससे डिवाइड करेंगे? मैग्निफिकेशन। इमेज डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन। एक्चुअल निकाल रहे हैं, एक्चुअल। ये क्या हो गया? ये देखो 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 बेटा, एक मिनट है, इसको लॉजिकली देखते हैं। ये जो आपका पॉलन ग्रेन था, ये असल में इतना छोटा था, राइट। आपने इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इतना बड़ा नजर आना शुरू हो गया। अब आपने निकालने के इसका ओरिजिनल साइज क्या है। अब आप क्या करोगे, इस इमेज के ऊपर एक स्केल रखोगे, इमेज के ऊपर आप एक स्केल रखेंगे और इसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे। और इसके बाहर 2 क्रॉसेस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि मैंने इस एरिया की जो मेजरमेंट है वो निकाली। फर्ज कीजिए कि आपका ये जो इमेज है, इमेज के ऊपर आपके पास इसका साइज आ रहा है 40 मिलीमीटर। अब देखिए बेटा, ये जो 40 मिलीमीटर नजर आ रहा है, ये इमेज है, यानी ये मैग्नीफाइड इमेज है। एक्चुअली ये पॉलन ग्रेन तो कुछ छोटे साइज का होगा, लेकिन इमेज में आपको ये 40 मिलीमीटर का नजर आ रहा है। ये देखने के लिए कि ये एक्चुअली किस साइज का है, आप इस 40 मिलीमीटर को, यानी इमेज है 40 मिलीमीटर का, उसको डिवाइड कर देंगे विद द मैग्निफिकेशन 2000। ठीक हो गया। जब आप इसको 2000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 0 से 0 क्या, आप इधर देखिए क्या आंसर आ रहा है, 4 डिवाइड बाई 200 करेंगे।
0.08 मिलीमीटर 2 अच्छा 2 मिलीमीटर, ठीक है ना जी। 0.0 इसका मतलब ये है कि एक्चुअल जो पोलन ग्रेन है वो 0.02 मिलीमीटर का। अगर अब मैं आपकी वाली बात पे आऊंगा जो आप कह रहे थे, अगर वो आपसे कहता है इससे डबल साइज का एक पोलन ग्रेन बनाओ और इस पोलन ग्रेन का जो आपने बनाया है इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो, कि ये इस ओरिजिनल से ये वाला जो एक्चुअल था 0.02 वाला ये उससे कितना बड़ा है। अब आप क्या करेंगे, उसी तरह आप रूलर लेंगे, उसी ओरिएंटेशन के अंदर इसके ऊपर भी लाइन लगाएंगे, यानी जो आपने ड्राइंग बनाई है, जो आपका इमेज है, आप अपने इमेज का साइज लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस लगाया एग्जामिनर को बताने के लिए। लेट्स से अज्यूम कि आपका ये इमेज आ गया 80 मिलीमीटर, कैलकुलेशंस को आसान बनाने 80 मिलीमीटर का आ गया। अब आपने ये देखना है कि जो 80 मिलीमीटर का इमेज है ये आपके इस एक्चुअल से कितना बड़ा है। उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, अब आपने निकाल लिया मैग्निफिकेशन। तो आप क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल इमेज एक्चुअल, ठीक है ना जी। आपका इमेज साइज 80 मीटर, एक्चुअल का साइज क्या है 0.2 मिलीमीटर, कैंसिल हो गया। करें जरा 80 डिवाइड बाई 0.02 क्या आ रहा है 4000। तो ये 4000 से भी आपको पता चल गया कि हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। ये आया आपके पास मैग्नेट। ये मैंने आपको ओ लेवल का कॉन्सेप्ट इसलिए रिवाइज करवाया कि अब जब मैं आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ लेके जाऊंगा ना, कि जो हम ए लेवल्स में माइक्रोस्कोप में से कैलकुलेशन करते हैं, उसमें आपको यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको अप्लाई करना, राइट। तो इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम ये काम भी करेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी क्लास में, राइट।